नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछली क्लास में हम लोग भाग 8 को पढ़े थे और स्वतंत्रता संग्राम के चरण के दौरान भाग 8 जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था कि चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी बारदोली से अचानक ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं तो इससे संपूर्ण देश स्तब्ध रह जाता है। युवा वर्ग के लोग, युवा वर्ग के क्रांतिकारी और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लोग भी महात्मा गांधी को समझ नहीं पाए कि गांधी जी अचानक ही असहयोग आंदोलन वापस कर देंगे, और वो भी उस समय जब देश में असहयोग आंदोलन की स्थिति पूरी तरह से सफल हो रहा था, यह अपने चरम पर था। उस वक्त में असहयोग आंदोलन वापस लेना बिल्कुल हम कह सकते हैं कि देश के लिए एक शुभ संकेत नहीं था, और यही कारण था कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने पर स्पष्ट रूप में कह दिया था कि यह देश का दुर्भाग्य है और गांधी की मूर्खता है जिन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस किया। और उस समय वापस किया गया जब देश में जनता का उत्साह चरम पर था। उस समय असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। उसी तरह से अगर हम मोतीलाल नेहरू के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा का पालन नहीं होता है तो इसकी सज़ा कश्मीर के किसी एक गांव को नहीं मिलने चाहिए। लेकिन गांधी जी अपने फैसले पर अड़े रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। और जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, चौरी चौरा कांड जैसे कार्यों को लेकर महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दी जाती है। इधर असहयोग आंदोलन की गांधी जी के समाप्त करने के बाद बहुत सारे नेता कांग्रेस पार्टी से और बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज हो गए थे। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद कांग्रेस पार्टी की वार्षिक बैठक हो रही है 1922 ईस्वी में। 1922 में कांग्रेस की बैठक, और इस कांग्रेस की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय CR दास, चित्तरंजन दास। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही थी 1922 में असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद, अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि असफल होने के बाद कांग्रेस की पार्टी की बैठक चल रही है और उस समय अध्यक्ष थे CR दास। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में एक ही मुद्दा उठाया और वह मुद्दा यही था कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। इस पर चर्चा CR दास कर रहे थे अपने पार्टी के अन्य सदस्यों से कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। तो पार्टी के सदस्यों ने कहा कि असहयोग आंदोलन असफल कहाँ हुआ, यह तो सफल जा रहा था, लेकिन इसे तो गांधी जी ने स्थगित किया था, और जब गांधी जी ने स्थगित किया तो कांग्रेस पार्टी ने भी असहयोग आंदोलन से किनारा कर लिया। तब CR दास कहते हैं कि गांधी जी ने इसको स्थगित क्यों किया। तो पार्टी के सदस्यों ने कहा कि यह तो सामान्य सी बातें हैं, हर कोई जानता है कि चौरी चौरा कांड जैसे कांड हुए और इसके चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हमारे असहयोग आंदोलन के दौरान देश के अंदर कहीं भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं सत्य और अहिंसा के बल पर असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। तब यहाँ पर CR दास यह प्रश्न करते हैं कि जब गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मेरे असहयोग आंदोलन के दौरान देश में कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो फिर यह हिंसा हुआ क्यों। और अगर ऐसी हिंसा होती है, चौरा चौरी कांड जैसी हिंसाएं होती हैं, तो निश्चित है कि इसके लिए प्लान पहले से तैयार किया गया होगा, क्योंकि गांधी जी तो स्पष्ट बोल दिए थे कि मेरे आंदोलन के दौरान कोई हिंसा होनी नहीं चाहिए। फिर ये हिंसा हुआ क्यों। तो हिंसा के बारे में पार्टी के सदस्य बोलते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता कि हिंसा क्यों हुई। तब CR दास अपने पार्टी के सदस्यों से इस बात का मंत्रणा करते हैं और कहते हैं कि इस हिंसा का कोई और कारण नहीं था, बल्कि यह कारण था सरकार के प्रति नाराजगी। सरकार के प्रति नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण था।
इन्होंने कहा कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो इस बात को स्पष्ट किया था कि हमें सरकारी पद एवं उपाधियों का त्याग करना है। हमें केंद्रीय असेंबली में चुनाव नहीं लड़ना है, राज्य असेंबली में भी चुनाव नहीं लड़ना है, यानी हम सरकार के अंग बनकर कार्य नहीं करेंगे। हम सरकार से बाहर से उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे, बाहर से उनका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह गांधी जी की स्थिति सही नहीं थी। गांधी जी की सोच की मैं निंदा करता हूं, और मैं इसलिए निंदा करता हूं कि अगर चौरी चौरा कांड के बाद सरकार के द्वारा क्रांतिकारियों के ऊपर इतना कठोर व्यवहार किया गया तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रमुख कारण ये बनता है कि हम लोग सरकार के अंदर थे ही नहीं। अगर सरकार के अंदर रहते तो हम सरकार की स्थितियों के बारे में जानकारी रखते, सरकार क्या करने जा रही है इसके बारे में जानते, सरकार के अंदर रहकर हम सरकार की नीतियों का विरोध करते। लेकिन हम तो असहयोग आंदोलन के दौरान यह प्रतिज्ञा कर लिए थे कि केंद्रीय असेंबली और राज्य असेंबली में नहीं जाएंगे। तो हम सरकार के अंदर नहीं हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित है कि जुल्म तो होगा ही होगा। हमें सरकार के अंदर रहकर सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध करना चाहिए। और CR दास की इस बात से सबसे अधिक कोई प्रसन्न हुआ तो वह थे मोतीलाल नेहरू। CR दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सरकार के अंदर जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, अर्थात हम केंद्रीय असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, राज्य असेंबली का चुनाव लड़ेंगे और सरकार के अंदर रहकर सरकार के कार्यों पर रोक लगाएंगे। अगर वह भारतीयों के खिलाफ जाता है तो वहीं पर उनका हम विरोध करेंगे। तो ये बातें CR दास ने अपने पार्टी के इस बैठक में रखी, लेकिन पार्टी के सदस्यों ने CR दास की इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया। चूंकि पार्टी पर उस समय सबसे अधिक प्रभाव था तो वह गांधी जी का था। ये अलग बात है कि गांधी जी उस समय जेल के अंदर थे, चूंकि 1922 में ही गांधी जी को यरबदा जेल पुणे में भेज दिया गया था। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद चौरी चौरा कांड जैसे भीषण कांड होने के बाद उनको सजा दी गई थी, तो उस समय वह जेल में थे। लेकिन जो उनके समर्थक थे उन्होंने CR दास के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। तब CR दास को लगा जब पार्टी के अंदर गांधी की ऐसी स्थिति है और गांधी की ऐसी स्थिति से कांग्रेस के अन्य लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं रहना है ऐसी पार्टी में, मैं ऐसी किसी भी पार्टी का विरोध करता हूं। और इस तरह से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देकर एक नई पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना ये की जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और ये स्थापित किया गया था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी एक अलग पार्टी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं CR दास, और इस पार्टी के सचिव बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। अब इस पार्टी ने केंद्रीय असेंबली में और राज्य विधानसभाओं में जाने की बात करती कि हम केंद्रीय असेंबली में जाएंगे, राज्य विधानसभा में जाएंगे और वहां जाकर भारतीयों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के कार्य पर रोक लगाएंगे। इस तरह से यह पार्टी ने तय किया कि हम केंद्रीय असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, और न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि अपने सदस्यों को केंद्रीय असेंबली में भेजकर तब सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। अब गांधी जी को लगता है कि ये तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। तब गांधी जी इस चित्तरंजन दास से मुलाकात करते हैं, चित्तरंजन दास से मुलाकात करते हैं और उनके साथ एक समझौता करते हैं जो इतिहास में गांधी दास समझौता के नाम से मशहूर है। अब इस समझौते में कौन सी बातें आती हैं, तो महात्मा गांधी चित्तरंजन दास से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी, स्वराज पार्टी एक अलग पार्टी। अगर ये दोनों पार्टियां अलग अलग कार्यों को करें, अलग अलग नियमों का पालन करें, अपने अपने तरह से सोचें, तो इस देश को आज़ादी दिलवाने का जो सपना है वो सपना अधूरा रह जाएगा। कांग्रेस संपूर्ण भारत में अपना पैर पसार चुकी है और आपकी पार्टी अब जाकर देश में अपना पांव पसारने जा रही है। तो एक पैर पसार चुकी है और एक पैर पसारने जा रही है,
दोनों में काफ़ी अंतर है। मुझे लगता है कि आपको कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए, आपको कांग्रेस पार्टी के अंदर फिर से वापस आना चाहिए। हाँ, रही बात कि यदि आपकी सोच और आपकी पार्टी की सोच यह है कि हम केंद्रीय असेंबली का चुनाव लड़ेंगे, राज्य असेंबली का चुनाव लड़ेंगे और सरकार में जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, तो ठीक है, आप ऐसा ही कीजिए, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आप ऐसा कीजिए, आप सरकार की नीतियों का विरोध कीजिए। लेकिन हम केंद्रीय असेंबली और राज्य असेंबली का चुनाव लड़ेंगे स्वराज पार्टी के नाम पर। हमारी विचारधाराएं अलग अलग होगी, हमारा संगठन अलग अलग होंगे, लेकिन देश के लिए हम काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के नाम पर। तो ये हमारे और आपके बीच की समझौता है कि हम अंग्रेज़ों को यहाँ पर ठगने का प्रयास करेंगे। स्वराज पार्टी के नाम पर आप चुनाव लड़ें, अपना संगठन बनाएं, अपना अलग कार्यालय बनाएं, अलग अलग विचारधारा को भी रखें, लेकिन हम सब कांग्रेस पार्टी के लेकर ही काम करेंगे। इस प्रकार से गांधी और दास के बीच ये समझौता होता है और इस समझौते के बाद हम ये कहेंगे कि एक बार फिर से स्वराज पार्टी का रुख है कांग्रेस की तरफ हो जाता है, ये कांग्रेस की तरफ हो जाता है। देखिए कितना यहाँ पर चालाकी काम किए थे महात्मा गांधी, कितने दूरगामी परिणामों को सोचने वाले व्यक्ति थे। इनको लगा कि यदि कांग्रेस पार्टी से इसी प्रकार से नेता जो है स्वराज पार्टी के अंदर जाते रहे तो स्वराज पार्टी का ही प्रभुत्व हो जाएगा और मैं कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरी स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब कांग्रेस समाप्त तो मैं भी समाप्त। इसलिए अपनी एक नई चाल यहाँ पर देते हैं और उस चाल में दास कांग्रेस पार्टी को लेकर ही कार्य करने की बात को स्वीकार कर लेते हैं। और गांधी को फायदा उस वक्त सबसे अधिक होता है जब 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। 1925 में जैसे ही चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत पकड़ भारत में बनाना शुरू करती है और संपूर्ण रूप से हम कहेंगे कि स्वराज पार्टी अब फिर से कांग्रेस पार्टी में मिल जाती है। लेकिन इसके बीच में आइए देखिए क्या होता है। 1923 में कांग्रेस पार्टी का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और इस विशेष अधिवेशन से भी आपके कंपटीशनों में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आइए हम उसको जानने का प्रयास करें कि 1923 की कांग्रेस पार्टी के विशेष अधिवेशन में कौन सी बातें हुई थी। तो 1923 कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। और अगर इस अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष यह बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो आपका जवाब क्या बनेगा? अबुल कलाम आज़ाद, जो 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। और हम आपको बता दें कि जिस समय चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित करने से नाराजगी दिखाए थे, उसी समय भारत के क्रांतिकारी भी गांधी जी के विचारों से और कांग्रेस पार्टी से रुष्ट होकर सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये पार्टी बनाई गई थी कानपुर में। और इस पार्टी में अगर देखा जाए तो जितने भी युवा वर्ग के क्रांतिकारी थे, सचिंद्र सन्याल, मनमथ नाथ गुप्त, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बन गए थे कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर असहयोग आंदोलन के गांधी जी की वापस लेने के बाद। और इधर देखिए 1923 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे अबुल कलाम आज़ाद।
अब इस अबुल कलाम आज़ाद के बारे में यदि कहा जाए तो अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनको लेकर भी एग्जाम में कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए, इनके बारे में कहा जाए कि इनके अगर पत्र एवं पत्रिका के बारे में पूछा जाए कि अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख पत्र एवं पत्रिका का नाम बताइए। गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, फिर उसी प्रकार से अल हिलाल। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया इनका पत्र पत्रिका कौन सा है? अल हिलाल। अल हिलाल के बारे में सबसे अधिक पूछा गया है। वैसे गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये संपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? अबुल कलाम आज़ाद की है। अबुल कलाम आज़ाद 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। इन्हीं अबुल कलाम आज़ाद के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। प्रथम शिक्षा मंत्री। जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के आज़ादी के बाद भारत में पहली बार शिक्षा मंत्री जिस व्यक्ति को बनाया गया वह व्यक्ति थे अबुल कलाम आज़ाद। यही अबुल कलाम आज़ाद 1940 में जब अलग ही पाकिस्तान बनाने की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा अपने मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा को लेकर, तो उस समय इन्होंने अबुल कलाम आज़ाद ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था कि भारत में मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की, लेकिन हिंदू उनसे भी अधिक मूर्ख थे जिन्होंने उनके सुरक्षा की मांग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी का स्टेटमेंट था। तो ये 1923 में कांग्रेस पार्टी के विशेष अधिवेशन में ये पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। इधर 1924 में जब महात्मा गांधी जेल से बाहर निकले थे तो जेल से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले वो कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक जो हर साल होती थी, इस कांग्रेस पार्टी के वार्षिक बैठक में पहली बार इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को संभाला था। ये घटना याद रखिएगा। 1924 जेल से बाहर निकलने के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के वार्षिक जो बैठक हुआ था बेलगाम में, और ये बेलगाम है कर्नाटक में। तो इस कर्नाटक के बेलगाम में सबसे पहली बार महात्मा गांधी प्रथम बार अध्यक्ष बने। प्रथम बार गांधी जी अध्यक्ष बने। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी पहली बार और सिर्फ अपने जीवन में एक बार, उसके बाद फिर कभी अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के सिर्फ एक बार गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए थे और वो सम्मेलन कौन सा कांग्रेस पार्टी का था? 1924 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, और ये अधिवेशन हुआ था बेलगाम में कर्नाटक में। तो मात्र एक बार महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। अब देखिए, 1925 की बात करें तो 1925 में दो प्रमुख घटनाओं को लेकर आप क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात कि 1925 में कांग्रेस की बैठक ये आयोजित हुआ था कानपुर में। कांग्रेस की बैठक कहाँ हुआ था? कानपुर में। और इससे क्या क्वेश्चन निकल कर आएगा कि इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी की भारतीय महिला अध्यक्ष बने। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार कांग्रेस पार्टी की भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष बनने का मौका सबसे पहले मिला था श्रीमती एनी बेसेंट को, जिनको भारत में माता बसंत भी कहा जाता है। तो एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में
कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, लेकिन वह चूंकि हमारे देश की नहीं थी, वह आयरलैंड से आई थी। यह अलग बात है कि हमारे देश में आकर वह पूरी तरह से बस गई थी। तो वो जब पार्टी की अध्यक्ष बनी तो पहली महिला थी, लेकिन चूंकि इंडियन नहीं थी, इसलिए जब भी आपसे पूछेगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं तो आप श्रीमती एनी बेसेंट बताएंगे। लेकिन यदि यही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम बताएं, तब आपका आंसर बनेगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये थी कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और यही सरोजिनी नायडू को भारत में अगर देखा जाए तो इनको कहा जाता है भारत की बुलबुल। भारत की बुलबुल, या हम इन्हीं को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हीं का एक और नाम है भारत कोकिला। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और यही सरोजिनी नायडू थी जो भारत में आज़ादी के बाद देश के प्रथम बार महिला राज्यपाल बनाई गई थी। देश की पहली महिला राज्यपाल का जब नाम पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। और ये किस राज्य में बनाई गई थी? उत्तर प्रदेश में। तो ये 1925 में कांग्रेस पार्टी की जो बैठक हुई थी, इस बैठक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए निकला। क्वेश्चन यही निकला कि इसी बैठक में कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी थी। अब 1925 में देखिए, जब सचिंद्र सन्याल के नेतृत्व में भारत के सारे युवा वर्ग के क्रांतिकारी गांधी जी के असहयोग आंदोलन से खफा होकर एक अलग पार्टी बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस पार्टी को बनाए जाने के बाद भारत के जितने भी क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे, वो सारे क्रांतिकारी वर्ग के लोग इस पार्टी के कार्यों और इस पार्टी के दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन कर रहे थे। और इसी समय इस पार्टी के द्वारा एक प्लान तैयार किया गया, और वही प्लान इतिहास में दर्ज होता है काकोरी कांड के नाम से। काकोरी कांड, ध्यान देंगे इस बात पर। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925। इस काकोरी कांड में जो शामिल लोग थे उसमें देखिए कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ये थे प्रमुख साजिशकर्ता या षड्यंत्रकर्ता। हम ये कह सकते हैं कि काकोरी कांड का प्लान राम प्रसाद बिस्मिल ने ही तैयार किया था। और इनका साथ देने वालों में देखिए कौन कौन थे? मनमथ नाथ गुप्त। मनमथ नाथ गुप्त, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये जो है काकोरी कांड के सब प्लान तैयार करने वाले उस समय के युवा वर्ग के क्रांतिकारी। और इन क्रांतिकारियों के द्वारा सबसे पहले अगर देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा काकोरी कांड का साजिश रचा गया। और साजिश क्या रचा जाता है? तो साजिश ये रचा जाता है कि सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही, लखनऊ की ओर जा रही मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटना, खजाना लूटना। अब देखिए यहां पर कितनी बड़ी बात। इन लोगों ने प्लान तैयार किया कि सहारनपुर से एक मालगाड़ी हथियारों को लेकर लखनऊ की ओर जा रही है, और इस मालगाड़ी को लखनऊ से पहले ही हमको रोककर इसको पूरी तरह से लूट लेना है। इस काकोरी कांड को करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था
कि आंदोलन चलाने के लिए धन इकट्ठा करना, धन को लेकर आंदोलन चलाने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो सके। तो काकोरी कांड की यह घटना जब घटित हो जाती है, यानी काकोरी स्टेशन पर, लखनऊ से जस्ट पहले काकोरी स्टेशन पर इस मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। अब इस कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान, इन चारों को फांसी की सजा दी जाती है। 1927 में इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूं। यह कहना था किसका? राम प्रसाद बिस्मिल का। इसी राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद उस समय एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। तो एक तो आपने कांड किया और दूसरा आप अंग्रेजों को ललकार भी रहे। इन सारे लोगों को फांसी दे दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सजा दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद की जब बात आई तो इस काकोरी कांड को करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले। अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी तय कर लिया कि जब तक वो जिंदा रहेंगे अंग्रेजों के हाथ आने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो इस चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को भावरा नामक स्थान पर। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। ये चंद्रशेखर आज़ाद जब राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा 1927 में दे दी जाती है तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया जाता है और ये पार्टी बनाई जाती है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, और जिस पार्टी का नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये एक नई पार्टी बनाई जाती है और चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारी साथी भाइयों की मौत हुई है, इस मौत का बदला हम अंग्रेजों से जरूर लेंगे। इसलिए जितने भी क्रांतिकारी वर्ग के लोग हैं और उनकी जो पार्टी है वो सारी पार्टी इसमें विलय करें और एकजुट होकर हम इस अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। इस प्रकार से जो सचिंद्र संजाल के द्वारा पार्टी पहले बनाई गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पार्टी का भी विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में हो जाता है। और इधर देखिए 1931 में 27 फरवरी के दिन चंद्रशेखर आज़ाद थे अल्फ्रेड पार्क, और ये अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना अंग्रेज़ों को मिलती है और इस अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच भीषण गोलीबारी होती है। उस गोलीबारी के साक्ष्य आज भी पेड़ों पर मौजूद है, जहाँ गोलियों के निशान अभी भी दिखाई देंगे। इसमें गोलीबारी होती है और उल्लेख मिलता है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि अब वो कभी भी मारे जा सकते हैं क्योंकि उनके पास गोली अब समाप्त होने आ रही है, तो अंतिम गोली को उन्होंने स्वयं को मारकर देश के लिए बलिदान दे दिया। ऐसे थे हमारे देश के वीर सपूत और ऐसे थी हमारे देश में आज़ादी का लोगों का जज्बा। तो अगले क्लास में आइए हम देखेंगे कि आगे इस स्वतंत्रता संग्राम में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। धन्यवाद।